नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। जी न्यूज पर मैं हूं आपके साथ शीरीन। बेंगलुरु दंगे की एफआईआर से एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है और पता ये चला है कि 300 दंगाइयों की भीड़ पुलिस वालों की जान की दुश्मन बन बैठी थी। दंगाइयों ने पुलिस वालों को मारने की एक साजिश रची थी। बेंगलुरु के दंगाइयों की साजिश कुछ वैसी ही थी जैसी कानपुर में विकास दुबे गैंग ने तैयार की थी, यानी बड़े पैमाने पर पुलिस वालों की हत्या। हालांकि दोनों घटनाओं की तुलना नहीं की जा सकती, लेकिन दोनों जगहों पर पुलिस वालों की जान खतरे में थी। हम आपको दंगाइयों के रक्त चरित्र के बारे में बताएंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर इस मामले में बेंगलुरु के हिंसा प्रभावित थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू जारी। केजीहल्ली और डेजीहल्ली थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू जारी है। हिंसा प्रभावित इलाकों में आरएएफ, सीआईएसएफ और पुलिस बल तैनात किए गए हैं। रैपिड एक्शन फोर्स ने शहर के हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में मार्च किया है। पूछताछ के बाद आरोपियों की गिरफ्तारी का सिलसिला भी जारी है। तो ये बड़ा अपडेट इस मामले से जुड़ा हुआ। रैपिड एक्शन फोर्स ने शहर के हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में मार्च किया है और इसे लेकर पूछताछ भी लगातार हो रही है और उसके बाद आरोपियों की गिरफ्तारी का सिलसिला भी दूसरी तरफ जारी है। तो ये बड़ी खबर, बड़ा अपडेट इस मामले से जुड़ा हुआ, क्योंकि एफआईआर दर्ज होने के बाद जिन बातों का जिक्र उसमें किया गया है वो एक बहुत बड़े साजिश की तरफ इशारा कर रहा है। अब हम आपको बता रहे हैं कि आखिर कैसे बेंगलुरु में जो हुआ वो बिकरू कांड की तरफ इशारा कर रहा है। बिकरू वाला प्लान क्या है ये पूरा? 300 दंगाइयों ने दरअसल पुलिस स्टेशन पर हमला किया और 5 लोग हमला करने वाली उस गैंग का नेतृत्व कर रहे थे। उस भीड़ ने शामिल हर दंगाइयों के पास घातक हथियार थे। हिंसक भीड़ लगातार पुलिस वालों को गालियां दे रही थी। जो भीड़ थी वो किस तरह से काम कर रही थी आप इसे समझिए। आरोपी को जान से मारने का नारा लगा रहे थे दंगाई। आरोपी को जान से मारने का नारा। भीड़ ने पुलिस वालों से आरोपी को खुद के हवाले करने को कहा था। इनकार करने पर 300 की भीड़ ने पुलिस वालों पर ही हमला बोल दिया। ये 7वीं बड़ी बात इसमें ये। और 8वीं बड़ी बात ये कि दंगाइयों ने थाने में आगजनी और तोड़फोड़ शुरू की। थाने में मौजूद पुलिस वालों को जान से मारने पर किस तरह से उतारू थे। हिंसा के दौरान दंगाइयों ने पेट्रोल बम से भी हमला किया। तो बिकरू वाला प्लान था क्या ये बेंगलुरु में? अब ये बड़ा सवाल यहां पर उठ गया है, क्योंकि ये बड़ा सवाल इसीलिए एफआईआर जो दर्ज हुई है इस मामले में 4 अलग अलग एफआईआर, वो इस पर सवाल उठा रहे हैं। सबसे पहले रुक कर लेते हैं, मेरे सहयोगी जयपाल इस खबर पर और ज्यादा डिटेल्स हमसे साझा करेंगे। जयपाल, पहले अपडेट बताइए, क्या फिलहाल और जानकारी है इस खबर पर? जी देखिए, फिलहाल जो जानकारी है वो यही है कि 4 एफआईआर इस पूरे मामले के अंदर में दर्ज की गई है। 2 डीजेहल्ली में और ये 2 जो है एजीहल्ली के अंदर में। दोनों ही थाना क्षेत्रों के अंदर में भी कर्फ्यू जारी है और आज लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए या ये बताने के लिए कि यहाँ पर सुरक्षा की पूरी तैनाती की गई है। रैपिड एक्शन फोर्स एंड सीआईएसएफ, इन दोनों की टुकड़ियों को वहाँ पर तैनात किया गया है। रैपिड एक्शन फोर्स ने बाकायदा पूरा रूट मार्च किया है पूरे दंगाग्रस्त इलाके में घूम करके। और इस बीच जो है थाने के अंदर में जो लगातार कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहा है, जैसे जैसे जानकारियां मिल रही हैं उस तरह लोगों को लाया जा रहा है, उनसे पूछताछ की जा रही है और पूछताछ करने के बाद जो है उनको हिरासत में भी लिया जा रहा है। पुलिस अब तक कितने लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है इसके आंकड़े हमारे पास देर शाम तक पहुँचेंगे, लेकिन फिलहाल कहा जा सकता है कि 150 से ज़्यादा ये गिरफ्तारियों की संख्या हो सकती है। दूसरी बात, इस पूरे मामले के अंदर में जो है पुलिस ने जो एफआईआर जो दर्ज की है उसमें जो जानकारी दी है उसके मुताबिक बताया है कि दंगा करने वाले लोगों का जो इंटेंशन था वो ये चाहते थे कि जो अभियुक्त नवीन है उसको उनके हवाले कर दिया जाए और वो उसके ऊपर हमला करना चाहते थे। दूसरी ओर उनका अगला निशाना जो है वो पुलिस भी थी, वो पुलिस के ऊपर में भी हमला करना चाहते थे। एक तरह से कई बार ऐसे नारे भी हुए कि पुलिस वालों को पकड़ लो, मार लो। ये सब कुछ एफआईआर में लिखा हुआ है, जिसके अंदर में इन सारे तथ्यों पर जांच होगी। फिलहाल थोड़ी देर पहले वहाँ पे फॉरेंसिक टीम पहुंची है जो अब वहाँ पर जगह जगह घूम करके ये पता लगाने की कोशिश करेगी, सबूत उठाएगी कि दरअसल किस तरह के तत्वों का प्रयोग किया गया इस पूरे दंगा को फैलाने में। ठीक है जयपाल, आप रहिए मेरे साथ, आगे भी आपसे बातचीत इस पर होगी। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए 2 खास मेहमान भी जुड़ गए हमारे साथ बीजेपी के नेता के शर्मा जुड़े हुए हैं और मौलाना नदीमुद्दीन भी हमारे साथ है। दोनों का बहुत स्वागत है जी न्यूज पर। लेकिन के शर्मा जी, जो तस्वीर अब उभर कर आ रही है वो यही कह रही है कि दरअसल ये सब कुछ तो प्लान था, एक साजिश थी
और बिकरू कांड से हम इसकी तुलना क्यों कर रहे हैं वो भी आप समझ रहे होंगे, क्योंकि एक पूरा पुलिस स्टेशन इनके निशाने पर था। देखिए, ये जो घटनाक्रम हुआ है ये बहुत निंदनीय है, बहुत भर्त्सनापूर्ण ये कृत्य जो है किया गया है। और ये कहने में हमें कोई संकोच नहीं है कि ये एक सोची समझी प्लानिंग है। और ये प्लानिंग ऐसे नहीं है सेन जी, ये पूरे आपने देखा होगा कि आज से नहीं, जब से ये शाहीन बाग का जो मॉडल स्टार्ट हुआ और इसके बाद इन्होंने जिस ढंग से पूरे देश भर में एक आतंक पैदा करने की कोशिश किया था, उस समय तो ये सब कुछ सरकार ने काफी प्रयास के बाद इसको दबा दिया। लेकिन ये दिल्ली में भी उस घटनाक्रम को किया इन्होंने, ये उत्तर प्रदेश में भी सक्रिय रहे और विभिन्न अन्य राज्यों में। एक बार फिर जो है 15 अगस्त से पहले एक इनका एक प्रयास था कि एक ऐसा माहौल पैदा किया जाए देश के अंदर में जो अशांति का माहौल हो और जिसमें हिंसा फैलाई जाए। और इस को लेकर इन लोगों ने एक प्लानिंग करके इस कृत्य को अंजाम दिया है। लेकिन मैं आपको स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूं कि सरकार बहुत वहां पर सक्रिय है और वो पूरे देश में इनका भले नेटवर्क जिस ढंग से भी काम कर रहा हो उसके ऊपर भी निगाह है और जो है कर्नाटका में भी निगाह है। और किसी भी हिंसा करने वाले को जो है कोई मुरव्वत नहीं होगी। ये इनके साथ इतनी सख्त रूप से पेश आएंगे और इतनी सख्त कार्रवाई होगी कि ये भविष्य में इस तरह की कृत्य करने के लिए इनको 10 बार सोचना पड़ेगा। और ये उत्तर प्रदेश में जिस ढंग से कार्रवाई की गई थी, मैं निश्चित रूप से आपको कहना चाहता हूं कि यहाँ भी इन लोग के साथ हमारा प्रयास ये सरकार का होगा कि इन दंगाइयों के साथ में इनकी संपत्ति भी कुर्क की जाए और इनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। ठीक है, हमारे साथ पूर्व एसीपी दिल्ली वेदभूषण जी भी जुड़ गए हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले मौलाना नदीमुद्दीन ये बताइए, क्या मजहब के नाम पर हिंसा जायज है? दिल्ली में भी यही हुआ था, हमने देखा, और बेंगलुरु में भी कमोबेश वही हालात है। देखिए, बेंगलुरु के अंदर जो कुछ हुआ है वो निंदनीय भी है और चिंताजनक भी है। पैगंबर इस्लाम पर जो टिप्पणी की गई वो नवीन 4-6 महीने से मुसलमानों पर अभद्र टिप्पणी करते आया था और बार बार मुसलमानों के खिलाफ बोलते आया था। इंटेलिजेंस की फेलियर है, इंटेलिजेंस को चौकन्ना रहना चाहिए था, एक बात। दूसरी बात क्या है, किसी सूरत से हिंसा का समर्थन नहीं किया जा सकता है। पैगंबर इस्लाम पर जो टिप्पणी है वो बर्दाश्त के काबिल नहीं है, चाहे वो श्री राम जी पर हो या श्री किशन जी पर हो या किसी भी धार्मिक पर हो। हमारा देश धार्मिक है, हमारा देश मैं ये कहना चाहता हूँ कि पैगंबर इस्लाम पर जो टिप्पणी की गई वो निंदनीय भी है और गलत भी है, जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। मगर जिन लोगों ने कानून को अपने हाथ में लिया, हिंसा किया, वो दोषी है, उनको सख्त सजा दी जाए। मगर आप देखिए बेंगलुरु के अंदर देखिए, बेंगलुरु में देखिए, मैं इसको हिंदू मुसलमान के चश्मे से नहीं देखता। हिंदू युवा वाहनी के लोग क्लब में जा करके, पब में जा करके और एक वर्ग खास को मुसलमानों को टारगेट करते हैं। कपिल मिश्रा क्या भाषा इस्तेमाल करे, अनुराग ठाकुर क्या भाषा इस्तेमाल करे, वर्मा क्या भाषा इस्तेमाल करे, कभी इन लोगों पर कार्रवाई हुई? दिल्ली में मस्जिदें जलाई गई। मौलाना नदीमुद्दीन, मुझे ये बताइए, ठीक है, एक बात बताइए, अगर किसी बात पर एतराज है, अगर किसी की कोई बात गलत लगी और वो गलत है, हम भी उस बात को मान रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये कि पूरा एक शहर जला दिया जाएगा, पुलिस वालों पर हमला किया जाएगा? अरे कौन कह रहा? अरे क्या मैं हुआ तो है वहाँ पर? गलत है ना। आपने जो तस्वीर देखी वो उनसे क्या लग रहा है आपको? जो हुआ बेंगलोर में वो क्या हुआ है, बेंगलुरु में क्या हुआ है? सिर्फ निंदा हुई है, एक शहर को जला दिया गया, वो निंदा है सिर्फ। किसने कहा? हरियाणा जब जला था, क्या कर रहे थे आप? एक सेकंड मौलाना साहब, मैं यहाँ पर हरियाणा की बात नहीं कर रही, आप बेंगलुरु की बात करिए। पहले हम करेंगे हरियाणा पर बात, पहले आप बेंगलुरु पर तो जवाब दीजिए, ये कौन लोग हैं फिर? अरे हम निंदा कर दें, उन पर कार्रवाई निंदा करने से उन लोगों की जान वापस आ जाएगी या वो शहर फिर से अमन की तरफ लौट आएगा जिसका अमन और चैन उन लोगों ने छीन लिया है? मैं कुछ कहना चाहता हूँ। आर्यू सर आपके पास के लोग थे, नवीन को भड़काने वाले आरएसएस के लोग थे, नवीन को भड़काने वाले भाजपा के लोग। उस एफआईआर में उन लोगों का जिक्र है जो पुलिस वालों की तरफ मारने को उन्हें दौड़ पड़े थे, जो पेट्रोल पंप से हमला करने के लिए वहां पर कोशिश कर रहे थे। वो चीजें आपको नहीं दिख रही हैं क्या सर? ठीक है, मैं आती हूँ आपके पास, मैं आ रही हूँ जी। शर्मा जी, जल्दी से आपका कमेंट, फिर वेदभूषण जी के पास मुझे जाना है।
देखिए, मैं मौलाना जी की बात कहना चाहता हूँ। देखिए, इन्होंने इतनी साफ गोई से, ठीक है, हम कहते हैं कि किसी भी पैगंबर या किसी भी धर्म के विषय पर यदि कोई ऐसी बात है तो वो बिल्कुल निंदनीय है। आपके पास कानून है, कानून के अनुसार आप जाकर उस पर जो है रिपोर्ट लिखाकर उसके ऊपर कार्रवाई की मांग कर सकते हैं और बिल्कुल सही है। लेकिन इसका क्या मतलब है कि आप जो है पूरे शहर को अपने उसमें दंगा पे ले लेंगे और आप ये उसका जो है आग लगा देंगे और सबकी लोगों की जान मारेंगे आप। ऐसे न जाने कितने जो है सोशल मीडिया में पोस्ट, और सोशल मीडिया की तो छोड़ दीजिए, जो अन्य समुदाय के लोगों के साथ में कितने इस तरह के जो है पोस्ट किए गए हैं। इसका क्या मतलब, हर जगह लोगों ने हिंदू ने उन्होंने दंगा किया है क्या? और ये आप छोड़िए, अभी अभी आपने आपके नेता जो समाज का भी इन्होंने बोल ही दिया है, तो मैं बता रहा हूँ कि मुस्लिम समाज के कई बड़े नेताओं ने ये दावा किया कि हम जो है मंदिर तोड़ देंगे, जो आप श्री राम जन्मभूमि में जो मंदिर आपने बना रहे हैं उसको हम मंदिर तोड़ देंगे। खुलेआम बयान दे रहे हैं, तो उसका क्या मतलब कि उनके से दंगा फैलाई जाए उसके लिए? ठीक है के शर्मा, मैं आती हूँ आपके पास। हम यहाँ पर देखिए, हम यहाँ हिंदू मुस्लिम का जिक्र नहीं, हम उन दंगाइयों का जिक्र कर रहे हैं जिन दंगाइयों को शह कौन दे रहा था और आखिर उन दंगाइयों का मकसद क्या था, इस एफआईआर से साफ हो रहा है। वेदभूषण जी, हमने देखा कि कानपुर में बिकरू में क्या हुआ था, वो बिकरू कांड अभी हम भूले नहीं है, कोई भी नहीं भूला होगा, जब 8 पुलिसकर्मियों की एक प्लानिंग के तहत हत्या कर दी जाती है। और बेंगलुरु में जो एफआईआर अब दर्ज हुई वो भी यही बता रही है कि कैसे पुलिस वाले निशाने पर थे, कैसे एक थाना पूरा निशाने पर था, एक पुलिस स्टेशन। शिरीन, इसमें जो मुजम्मिल पाशा नाम के एसडीपीआई के एक्टिविस्ट अरेस्ट हुए हैं, आपको पता होगा पीएफआई के साथ उनके बहुत नजदीकी रिश्ते हैं। जिस तरह से पीएफआई का रोल अब तो उसमें चार्जशीट कोर्ट में आ चुकी है, पब्लिक डोमेन में आ चुका है कि पीएफआई का क्या रोल था। इस बंगाल जो बेंगलुरु के अंदर दंगे हुए, सब ये ऑर्गेनाइज दंगे थे। 3000 आदमी एकदम से इकट्ठा नहीं होता कि अचानक कोई पैगंबर साहब के लिए, हम भी पैगंबर साहब की इज्जत करते हैं, कोई यदि गलत लिखता है उनके लिए बिल्कुल देश में कानून है, रूल ऑफ लॉ है, उसके लिए कोर्ट कचहरी थाने सब बने हुए। पर यदि आप थाने पर ही अटैक कर दे, 300 आदमी गाड़ी जला दी जाए, पुलिस वाले इंजर्ड कर दिए जाए, तो इसका मतलब निकालता है कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। जैसे शर्मा जी बता रहे थे 15 अगस्त आ रही है, हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारे ऐसे तत्व मौजूद हैं, ना वो कोर्ट के अंदर विश्वास करते, ना हमारी सेना पर, ना पुलिस है, उनके अपने एक एजेंडे हैं। जब से मंदिर की स्थापना रखी गई है, इस तरह के इनपुट्स बराबर आते रहे हैं कि कुछ ऐसा तबका है जो रिटेलिएट करना चाहता है, जो इसको नकारना चाहता है। अब हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश से यदि कोई मंदिर का निर्माण हो रहा है, उसकी आधारशिला रखी जा रही है, तो जो दूसरा जो पक्ष है जिनको इससे ऐतराज था, वो सुप्रीम कोर्ट में दोबारा जा सकते हैं। परंतु जिस तरह से बेंगलोर एक इतना पीसफुल सिटी है, आईटी शहर के नाम से जाना जाता है, वहां मिक्स्ड पॉपुलेशन रहती है, आज तक इस तरह के दंगे पूरे बंगलौर के इतिहास में नहीं देखे गए हैं। इसके पीछे बहुत बड़ी ताकतें हैं। 4 एफआईआर दर्ज हो चुके हैं, इन्वेस्टिगेशन जारी है, 150 से ऊपर आदमी डिटेन किए हैं, अरेस्ट किए गए। इन्वेस्टिगेशन का आप थोड़ा इंतजार करें, दूध का दूध पानी का पानी आएगा। जिन्होंने भी इस शहर की अमन शांति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, वो तमाम जल्दी पुलिस की गिरफ्त में आएंगे और कोर्ट में उनको जवाब देना होगा। जारी भी है वेदभूषण जी, क्योंकि अब लगातार इस मामले में पूछताछ जांच का दायरा जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, अब गिरफ्तारी भी हो रही है। लेकिन मुजम्मिल पाशा कौन है, ये हम आपको बता देते हैं दर्शकों को। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का सदस्य है, बेंगलुरु में नगर पालिका का चुनाव लड़ चुका है मुजम्मिल पाशा। बेंगलुरु में नगर पालिका का चुनाव इसने लड़ा, बीबीएमपी का चुनाव लड़ा, लेकिन उस चुनाव में इसे जीत नहीं मिल पाई थी। बेंगलुरु हिंसा के लिए भीड़ को उकसाने का आरोप इस मुजम्मिल पाशा पर है। जो हिंसा हुई उसके लिए भीड़ को उकसाने का काम किया था पाशा ने। दंगाइयों को भड़काने के लिए भाषण देने का आरोप भी मुजम्मिल पाशा पर है। पाशा पर आरोप है दंगाइयों को हिंसा के लिए इसने पैसे दिए। 200 से अधिक लोगों के साथ हिंसक प्रदर्शन का आरोप मुजम्मिल पाशा पर है। 200 से ज्यादा लोगों के साथ हिंसक प्रदर्शन जो हुआ बेंगलुरु में, वो मुजम्मिल पाशा उसमें क्या किरदार निभा रहा था, आप इस बात को समझ सकते हैं। जयपाल मेरे साथ जुड़े हुए हैं। जयपाल, अब चूंकि पूछताछ जांच आगे बढ़ चुकी है, 4 एफआईआर दर्ज हो चुकी है, कई लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, और किस दिशा में आगे जांच जाती हुई अभी दिखाई दे रही है? जी देखिए, सबसे पहले पुलिस को ये पता लगाना है कि जिस तरह से, ठीक है, एक विवादास्पद पोस्ट आई थी और उस पोस्ट को लेकर के लोगों में नाराजगी थी। कानून के अंदर में इसके प्रावधान है कि अगर आपको किसी चीज पे ऐतराज है, आप अपना मामला दर्ज करा सकते हैं। और पुलिस की एफआईआर साफ तौर पे लिखती है
कि 8 बजे रात में एफआईआर जहां से दर्ज हो चुकी थी, बल्कि 8:45 तक नवीन को गिरफ्तार भी कर लिया गया था। बावजूद इसके वहां पर भीड़ में हिंसा कैसे भड़की? एफआईआर बताती है कि उसके अंदर में कम से कम अलग अलग गैंग बनाए हुए थे और 5 लोगों को उन गैंग का नेतृत्व करने वाला बताया गया है। यानी कि कहीं से कोई लोग आकर के इस जो एक तैयार हुआ था पूरा माहौल, उसका फायदा उठाना चाहते थे और उसका फायदा उठा करके इस तरह की आगजनी की घटना की गई। इस तरह दंगा फैलाया गया, लगभग 200 के आसपास गाड़ियां जला दी गई। इसका मतलब ये साफ है कि इस पूरी योजना के तहत कोई इस पूरे मौके का फायदा उठा करके इस शहर की जो आमो चमन है उसको जो है डिस्टर्ब करना चाहता था। और इसीलिए अब पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन लाइन है वो उन लोगों तक पहुंचना है। जैसा आपने बताया कि मुजम्बिल पाशा एसडीपीआई का मेंबर है, उससे पहले वो यहाँ पर बीबीएमपी का चुनाव भी लड़ चुका है उस इलाके के अंदर में, और उस पूरे जिस वक्त ये प्रकरण हो रहा था वो वहाँ मौजूद था। उसकी भूमिका संदिग्ध हो जाती है और उसके साथ ही पुलिस पूछताछ के साथ आगे बढ़ेगी कि इसमें और कौन कौन लोग शामिल थे, क्या कोई किसी प्रकार का संगठन या इसके से कोई बड़ी प्लानिंग उनके मन में थी। अब तक इन सारी चीजों पर इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुका है। धीरे धीरे हमारे सामने में सारे तथ्य उभर के सामने आते चले जाएंगे। जी बिल्कुल, और ये उसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि कैसे दरअसल ये पूरी प्लानिंग थी बेंगलुरु को जलाने की, उस शहर को दहलाने की और वहां पर दंगा करने की, और वही प्लानिंग कैसे कामयाब इन लोगों की हुई। हालांकि अब इस मामले में गिरफ्तारियां भी हो रही हैं और जांच जैसे आगे बढ़ेगी और तह तक पहुंचेगी तो और भी लोगों का नाम इसमें सामने आएगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.